न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार जो है वो जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि आखिर किस सोच को लेकर के वो इस बार जो है वो जिला परिषद का चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं और क्या क्या आने वाले समय में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट होंगे, क्या क्या विकास कार्य जो है या क्या क्या प्रोजेक्टों पर काम वो है जो आने वाले समय में अगर जनता उन पर भरोसा जताती है तो वो करने वाले हैं। तो इसी कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मनीष कुमार जी। इनसे बातचीत करेंगे। पिछले काफ़ी लंबे समय से अगर इनका परिचय मैं आपको करवाना चाहूँ तो जोधपुरिया गांव के रहने वाले और पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है वो किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। किसानों के मुद्दों को, किसानों की आवाज़ को ऊपर उठाने का लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो गाँव-गाँव जा करके किसानों को जागरूक करने की बात हो या फिर किसान आंदोलन दिल्ली में जा करके किसानों का साथ देने की बात हो। तो अभी चुनावी मैदान में जो है वो ये उतर चुके हैं, तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं। मनीष जी, सबसे पहला तो सवाल यही करूँगा कि लगातार चर्चा चल रही है कि आप वकील हैं या फिर आपका नाम वकील। सबसे पहले तो मैं के हरियाणा की टीम का और उनके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं और मेरी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। एक्चुअल में मनीष वकील मेरा नाम पॉपुलर नेम है और मैंने अपना LLB चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से किया है और पिछले 10 साल से मैं अपनी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सिरसा कोर्ट के अंदर मेरा ऑफिस है 258। मेरे छोटे भाई हैं, वो भी एडवोकेट हैं, विकास जी ढिल्लो। मेरे पिताजी भी एडवोकेट थे। तो मैं LLB किया हुआ वकील हूँ, ना कि नाम वाला वकील। और एक्चुअल में अब मैं जनता का भी वकील बनने का इच्छुक हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आपने ये प्रमाण तो ठीक है दे दिया कि आपका नाम वकील नहीं है, आप वाकई में वकील हैं, क्योंकि लगातार चर्चा यही चल रही थी। तो वकील साहब, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि वकालत छोड़ करके या वकालत से साइड हट करके राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? एक्चुअल में मेरा कोई मन नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँ। जब किसान आंदोलन चला तो मुझे हमारे किसान साथियों की टीम ने मुझे जाट धर्मशाला में इनवाइट किया। वहाँ पे जो हमारी जत्थेबंदियाँ थी, उन्होंने मेरी जिम्मेवारी लगाई कि आप इन 40 गाँव में, इन 50 गाँव में आप एक वकील होने के नाते आप अपनी बात, इन कानूनों को अच्छे से समझा सकते हैं। मैंने वो कानून पढ़े, उन पे काम किया और लोगों को समझाया। तो जब मैं किसानों से मिला, लोगों के बीच में गया, मज़दूरों से मिला, तब मुझे उनकी समस्याएँ सामने आई। उनके जो लोगों के मन में जो बातें थी वो मेरे सामने आई। तब मुझे लगा कि किसी न किसी को तो देखो आगे आना पड़ेगा ताकि किसान मजदूर की आवाज़ को उठाया जा सके। और एक हौसला भी मिला कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ और हमने इतने बड़े संगठन को, इतनी बड़ी सरकार को जब हम एकजुट हुए और मिलकर आंदोलन लड़ा, तो अब हम सब ने उनको भी झुका दिया, जिसके बारे में कहते थे कि ये झुकेंगे नहीं या ये कानून वापस नहीं होंगे। तो मुझे लगा कि अगर हम आंदोलन के नाम पे एकजुट हो सकते हैं तो हमारे में जागृति आ सकती है। तो यही कारण है कि अब हमें ऐसे लोगों को आगे लेके आना ही पड़ेगा राजनीति के अंदर, जो किसानों की, मजदूरों की, ग्राम स्तर की, नीचे की आवाज़ को उठा सके। इससे पहले की अगर बात करें तो किसानों की, मजदूरों की आवाज़ उठाई नहीं गई कभी? उठाई गई है, पर इतने बड़े स्तर पर नहीं उठाई गई कि जिस तरह की ये किसान आंदोलन की मूवमेंट बनी। ये मेरे हिसाब से आज़ादी की लड़ाई के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन है, जिससे कि युवा जागरूक हुआ और मेरे जैसे लोग अपना कैरियर छोड़ के इस आंदोलन में कूद गए। वो हजारों लाखों की संख्या में युवा साथी, हर किसान के घर से, हर मजदूर के घर से कुछ न कुछ आहुति इस आंदोलन में दी गई। इस करके ये आंदोलन सफल हुआ। अभी आप राजनीति में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वकालत आपने पिछले 10 साल के लगातार आप करते आ रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क की अगर बात करें तो फ़र्क क्या है दोनों? फ़र्क तो यही है कि वो तो हम एक सीमित दायरे में काम करते हैं और इसका एरिया वाइड है। सेवा तो उसी में है, पर उसमें हम ग्राउंड लेवल पर नहीं जा सकते हैं। हमें
मजदूर वर्ग की, किसान वर्ग की समस्याओं का पता नहीं लगता है। वो एक अलग तरह का फील्ड है। और इसमें आप गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनकी तमाम समस्याओं से अवगत होने का। जी, इससे हमें पता चलता है कि कहाँ किस गांव में क्या समस्या आ रही है। फैमिलीज़ में छोटे जो बेचारे छोटे छोटे समूह में काम करते हैं मजदूर, पंजीकृत मजदूर, अपंजीकृत मजदूर, वो सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। कुछ अगर जागरूक लोग आगे आएंगे तो वो उनके बीच में बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनकी छोटी बड़ी समस्याओं को दूर करेंगे। चलिए, ये तो आप हमने बात की कि राजनीति और वकालत में फ़र्क क्या है, आप क्यों राजनीति में आए। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, आपने कहा कि गांव-गांव जाते हैं तो लोगों की समस्याएं जो हैं वो सामने आती हैं, उनसे रूबरू होने का मौका मिलता है। लेकिन अब आप लगभग गांव में 13-14 गांव में आप जा चुके हैं, और उन गांव में समस्याएं लोगों की मुख्यतः क्या-क्या है? मैं शुरू करना चाहता हूँ, एक वकील होने के नाते जो पहली समस्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो फील्ड पे है। हमारी तहसील रानियाँ बना रखी है, और हमारा डिवीज़न जो है जिसको हम उपमंडल बोलते हैं, वो बना रखा है ऐलनाबाद। तो हमें एक काम के लिए 2 जगह जाना पड़ता है। पहले रानियाँ जाओ, उसी को बचे हुए काम को ऐलनाबाद जाओ, यानी कि SDM वहाँ पे नहीं बैठता है। तो मेरी सबसे पहली लड़ाई चुनाव के बाद यही रहेगी कि हमारी तहसील रानिया को ही उपमंडल का दर्जा दिया जाए, ताकि किसानों को, मजदूरों को और स्टूडेंट्स को, या जो भी कोई काम करवाना चाहता है, उनको 2 जगह जाके अपना टाइम बर्बाद ना करना पड़े, पैसे की बर्बादी ना करनी पड़े। दूसरी जो है वो मेरी बड़ी लड़ाई रहेगी डार्क जोन की। इस एरिया के अंदर सभी लोग, ज़्यादातर लोग किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं, मजदूर वर्ग से जुड़े हुए हैं। सभी लोग, किसी के पास ज़मीनें हैं, किसी के पास ज़्यादा हैं, किसी के पास कम हैं, और पानी के बगैर ज़मीनों पे खेती करना पॉसिबल नहीं है। सरकार की ऐसी पॉलिसी है कि हम एक सीमित मात्रा तक, यानी सीमित लंबाई तक ही ट्यूबवेल लगा सकते हैं, गहराई तक, यानी एक डार्क जोन की व्यवस्था है यहाँ पर। मैं इस डार्क जोन की व्यवस्था के खिलाफ लड़ूंगा, ये आवाज़ उठाऊंगा कि हमें ट्यूबवेल लगाने की पूरी छूट मिले, ताकि हमारी खेती हो सके, हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सके। अगर खेती होगी तो ही हम तो खुशहाल हो पाएंगे, वरना तो हमारा तो बुरा हाल होगा जी। एक जो मेन समस्या है जिसके खिलाफ मैं लड़ूंगा, सरकार ने एक योजना शुरू करी, फसल बीमा योजना, जिसके अंदर इतनी अनियमितताएँ हैं। कभी बैंक पैसे काट लेते हैं, कभी उसका रिफ़ंड कर देते हैं। 2-2 साल तक हमारे जो मुआवजा मिलना होता है वो नहीं मिलता है। हम भूल जाते हैं, किसान भूल जाते हैं कि कब उसने बीमा कटवाया था और उसको मुआवजा मिला तो क्यों मिला, कितना मिला, उनको कुछ पता नहीं रहता है। तो मेरी स्पेशल लड़ाई ये रहेगी जी रमेश जी, कि जो फसल बीमा योजना है, एक तो मैं इसको पूरी तरह लोगों को इस पर जागरूक कर दूँ और इसके प्रति लड़ाइयाँ लड़ूँ। एक टाइम फिक्स हो कि इस टाइम आपका बीमा कटेगा, इस टाइम आपका ये मापदंड तय होगा कि आपको, किसान को कितना नुकसान हुआ है, और एक फिक्स तारीख होनी चाहिए कि कब कितना मुआवजा मिलेगा, और एक फिक्स दफ्तर होना चाहिए ताकि किसान उसके पास जाएं, ऑफिसर के पास, और जाकर कहें कि ये मेरी शिकायत है। आज हमारे किसानों को ये नहीं पता कि जब ये बीमे में अनियमितता होती है तो हमें जाना कहाँ पर है। तो ये एक बड़ी लड़ाई है लड़ने वाली। अगली जो मांग है पंजीकृत मजदूर की और अपंजीकृत मजदूर, यानी कि संगठित मजदूर और असंगठित मजदूर। पंजीकृत मजदूर वो हैं जो मिस्त्री हैं या जिन्होंने पंजीकरण बना रखा है। उसके लिए सरकार ने योजनाएं जारी की, उनकी कॉपियां बनाई ताकि उनके बच्चों की फीस आएगी, उसमें और तरह की सुविधाएं उनको मिलेगी। पर आज तक 2020 के बाद उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। तो मैं पंजीकृत मजदूर के बारे में भी सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ूंगा कि इनको भी सुविधाएं मिले। और जो अपंजीकृत मजदूर हैं, जिनको सरकार की वो देखभाल में कहीं पर नहीं है, उनको सरकार कहीं नहीं देख रही है, उनके लिए एक योजना चलाई थी पंजीकृत मजदूर, पंजीकृत योजना। तो उसका भी पोर्टल पे कुछ साफ नहीं दिख रहा है। जो मजदूर अपना पंजीकरण कराने जाता है उसको तरह तरह के धक्के खाने पड़ते हैं। तो इसके लिए भी मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, सरकार से लड़ाई करूंगा कि आप अपनी सरकारी टीम गांव में भेजें और गांव के चौगान में बैठकर उन मजदूरों का पंजीकरण करें।
ना कि उनको धक्के खिलाकर। अगर सरकार इन तमाम मुद्दों पे ऐसे नहीं आती है तो कानूनी लड़ाई भी आप लड़ेंगे, क्योंकि वकील हैं आप? दोनों लड़ाई, कानूनी लड़ाई भी लड़ूंगा और आंदोलन से जागरूकता आती है और आंदोलन में कि हम वो रहे हैं, संघर्ष के साथ ही रहे हैं, तो आंदोलन भी करेंगे जहां जरूरत पड़ी और कानूनी लड़ाई तो हम निश्चित तौर पे मेरा दफ्तर और मैं लड़ेंगे ही। अभी आपने जो बताई, इसके अलावा कोई और अगर मांग आप आने वाले समय में आप और कोई भी जो जन समस्या वहाँ पर आएगी तो उसके लिए मैं 24 घंटे वहाँ पे हाजिर रहूँगा और जो भी सामने जैसे जैसे हमारे सामने चुनौतियाँ आएंगी वैसे वैसे मैं अपने साथियों के साथ वहाँ पे लड़ता रहूँगा, लोगों से मिलता रहूँगा और सरकार के सामने उनकी बातें रखता रहूँगा। अभी आपने ये जो तमाम मांगे, तमाम जो आपने अपने मुद्दे जो बताए हैं जनता के बीच लेकर के जाएंगे कि इन मुद्दों पे मेरा फोकस रहेगा, तो इसके अलावा विकास का मुद्दा भी है, एजुकेशन का मुद्दा भी है, स्वास्थ्य का मुद्दा भी है? बिल्कुल है जी, हमारा पूरा ध्यान रहेगा स्वास्थ्य पे कि गाँव के अंदर जो भी अस्पताल बने हुए हैं वो सुचारू रूप से चलें, उनमें प्रॉपर तौर पे स्टाफ होना चाहिए, इस पे भी हम स्पेशल ध्यान रखेंगे। शिक्षा जो है वो एक बुनियादी चीज़ है, शिक्षा के बगैर विकास असंभव है। हम तमाम स्कूलों में जाएंगे, हमारी टीमें बनाएंगे, उनका भी निरीक्षण करेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य पे हमारी पहले फोकस रहेगी। अब इन तमाम मुद्दों की आपने बात की, जिक्र किया कि इन मुद्दों पे हमारा फोकस रहेगा। अगर सबसे पहले मैं जानना चाहूँ, सपोज कीजिए कि जनता ने आपको चुन लिया, शपथ आपने ले ली, आपने कार्यभार संभाल लिया, सबसे पहला प्राथमिक मुद्दा जो है वो कौन से मुद्दे को उठा? सबसे पहले सभी मुद्दे साथ ही चलते हैं जी, क्योंकि चुनौतियाँ सारी साथ रहती हैं। बाकी स्वास्थ्य की, शिक्षा की और विकास की, ये जब सीढ़ी चलती है और जो जो चुनौतियां सामने आती हैं तो सारे मुद्दों को उठाएंगे जी। इनके अलावा कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी होगा, क्योंकि जब आदमी कहीं कोई अलग क्षेत्र में जाता है तो उसके दिमाग में पहले से ख्याल बनना शुरू हो जाता है कि अगर मुझे ये बना देते हैं, अगर मैं ये बन जाता हूँ तो सबसे पहले मैं इसी का निदान करूँ। सबसे पहले तो जी मैं ये जो हमारे मजदूर साथी हैं और किसान साथी हैं, जो पंजीकृत और अपंजीकृत मजदूर हैं, मैं उनके लिए काम करना चाहूँगा। जो किसान हैं जिनकी फसल बीमा योजना जो लागू कर रखी है उसमें मुझे बहुत अनियमितता दिखाई देती है, मैं उसके लिए कानूनी और आंदोलन की दोनों लड़ाइयाँ लड़ूंगा। यानी कि राजनीति में आने की कहीं ना कहीं टीस ये भी तो हो सकती है कि किसानों को बीमा नहीं मिल पा रहा है, मजदूरों को धक्के खाने को मजबूर कर रही है, तो क्यों ना राजनीति में आए और इनकी समस्या का समाधान। किसान आंदोलन नए नए युवाओं को लेके आया है जी, किसान के बेटे हैं, हमें हमारी समस्याओं का अधिक पता है। किसान मजदूर के साथ से हम खड़े हुए हैं, हमारे पिताजी ने, हमने, सब ने, हमारे पूर्वजों ने खेतों में काम किया है, तो हमें सारी बातों का पता है जी। और किसान आंदोलन की देन है कि हम सब लोग संगठित हुए और आज हम चुनाव मैदान में हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, लगभग आप गांव में जा रहे हैं और वार्ड नंबर 5 से शायद आप चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 5 के गांव-गांव जा रहे हैं, तो वहाँ पे लोग जो है जो इससे पहले पार्षद बने उनको लेकर के लोग क्या कहते हैं और आपकी क्या राय? सवाल तो आपने अच्छा किया है रमेश जी। देखो जी, मेरी तो ये राय है कि पूर्व पार्षद को अगर वो चुनाव मैदान में हैं तो उनको अपने काम के आधार पे वोट मांगने चाहिए। हर गांव में जाएं, अपने दो जितने 4 काम किए हैं तो हर गांव में 4 काम गिनवाएं कि मैंने आपके गांव में ये 4 काम किए हैं और मुझे वोट मिलना चाहिए। मेरी ये राय है। और वो अब जनता की राय, वो अब जनता की अदालत में है और मैं जनता का वकील हूँ। ठीक है, मतलब कि जनता की पैरवी आप कर रहे हैं? हाँ, जनता की पैरवी मैं अब कर रहा हूँ। मैं जनता के साथ हूँ और वो अब जनता की अदालत में है और जनता उनके रिपोर्ट कार्ड पे फैसला करेगी कि उन्होंने काम किए हैं या नहीं किए हैं। चलिए, आपने पूर्व पार्षद की बात तो बता दी, लेकिन मैंने पूर्व में रहे पार्षदों का जिक्र किया था कि पूर्व पार्षदों का जनता क्या फीडबैक दे रही है और आपका क्या? जनता का मुझे तो देखो सहयोग मिल ही रहा है जी, और पूर्व पार्षद तो जनता की अदालत में आ ही जाएंगे तो फीडबैक आपके सामने आ जाएगा, ज़्यादा दिन रहे नहीं है। चलिए, अब अंतिम सवाल करूंगा लोगों से जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके इन तमाम विचारों पे जो अपना फीडबैक देंगे, कमेंट करेंगे, उनसे आप क्या अनुरोध? मैं
सभी साथियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी को चुना है और उसने काम नहीं किया है तो बदलाव आना चाहिए। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, बदलाव ही सृष्टि का नियम है। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, आंदोलन से उभरा हुआ हूँ। मैंने आपको आंदोलन में अपनी कार्यक्षमता दिखाई है। एक मौका मुझे आप वार्ड की सेवा का दें। मैं आपसे ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरूँगा और अपनी पूरी ताकत के साथ वहाँ पर काम करूँगा और ये सब आपके सहयोग से हो पाएगा। बस यही कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अब तक हमने जितने भी जिला परिषद सदस्यों के इंटरव्यू किए उनमें से सबसे हटके ये इंटरव्यू मुझे लगा। क्या आपको लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो भी बताइएगा। और ये हटके क्यों लगा? क्योंकि इनके जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को ये लेकर के जा रहे हैं, उनसे साफ जाहिर होता है कि वाकई में ये किसान आंदोलन से उठा हुआ एक वो युवा है, वो वकील है जिसके दिल में कहीं ना कहीं ये टीस थी कि आखिर सरकार किसानों के साथ ये ऐसा अन्याय क्यों कर रही है। अब ऐसे में किसानों के साथ अन्याय की अगर बात करें तो जो कानून लागू किए थे उनको वापस सरकार ने ले लिया किसानों की एकजुटता के चलते। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इनको ये लगा कि किसानों के साथ सिर्फ ये एक नहीं बल्कि न जाने इसके साथ साथ कितने अन्याय हो रहे हैं। फसल बीमा योजना को ले लीजिएगा, डार्क जोन को ले लीजिएगा, पंजीकृत अपंजीकृत मजदूरों को ले लीजिएगा। इसके अलावा तहसील में काम करवाना होता है तो तहसील में जाओ, रानिया जाओ, उसके बाद उपमंडल का काम होता है तो ऐलनाबाद जाओ। और तहसील और उपमंडल के काम, जो तहसील में काम होगा वो आगे उसका अगर बात करें तो पूर्ति जो है वो उपमंडल में जाने से ही होगी। यानी कि एक ही काम को दो जगह से करवाना पड़ेगा। तो इन तमाम चीज़ों को इन्होंने नोट किया, फेस किया, तो सोचा कि क्यों ना इस क्षेत्र को चुना जाए जिसमें जो है कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है। हालांकि वकालत करके भी हो सकता था कि समाधान हो जाए, लेकिन वकालत के माध्यम से जो है वो कोर्ट तक ही सीमित रह जाता है बंदा, बाहर फील्ड में नहीं जा पाता। तो ऐसे में बाहर फील्ड में आए हैं तो इन तमाम चीज़ों से ये रूबरू हुए हैं और मन में एक टीस उठी है कि क्यों न इन समस्याओं का समाधान भी करवाया जाए। अब फैसला आप पे है कि आप किसे अपना प्रतिनिधि जो है वो आने वाले समय में चुनते हैं, किसके मुद्दे आपको सही लगते हैं, किसके मुद्दे आपको गलत लगते हैं, कौन आपकी नज़र में सही है, कौन आपकी नज़र में गलत है। हाँ, लेकिन एक जो चर्चा चल रही है कि मनीष वकील नाम का वकील है, वकील नहीं है, तो ये वकील साहब ने क्लियर कर दिया है कि पिछले 10 सालों से लगातार जो है वो कोर्ट में बैठते हैं, कोर्ट में काम करते हैं, वकालत करते हैं और चैम्बर नंबर भी इन्होंने अपना जो है वो बताया है। तो आप जानकारी के लिए वहां पे जाकर के भी पता कर सकते हैं। खैर, आप इस इंटरव्यू को लेकर के और वकील साहब द्वारा रखे गए तमाम मुद्दों को लेकर के और तमाम समस्याओं को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बात आपको और कहना चाहूँगा कि इस किसान आंदोलन ने न जाने कितने ऐसे नेता जो है वो किसान नेता दिए, न जाने कितने ऐसे यूट्यूब चैनल दिए जो कि लगातार किसानों की, मजदूरों की, गरीब तबके की आवाज़ को उठाने का लगातार बेबाक तरीके से काम कर रहे हैं। खैर, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।